कांग्रेस सोच रही होगी कि भला हुआ जो कर्नाटक में पावर ट्रांसफर शांति से निपट गया। डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली क्योंकि इससे दो फायदे हुए। एक तो ये कि जीता हुआ राज्य कर्नाटक आपसी कलह के चक्कर में हाथ से नहीं निकला। दूसरा कि राज्यसभा चुनाव जब आया है तो पार्टी के पास एक ठिकाना है जहां अपने विधायकों को ले जाकर बचाया जा सकता है। इस डर को कुछ कम किया जा सकता है कि साहिबान लगते रहे हमारे लेकिन हो गए किसी और के। 8 जून तृणमूल कांग्रेस के लिए सुर्खियों वाला दिन रहा तो 9 जून ममता बनर्जी की पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए सुर्खियों वाला दिन बनता दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें 2 राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव दिलचस्पी की चादर ओढ़ चुका है, मध्य प्रदेश और झारखंड। हुआ यह है कि मध्य प्रदेश में सीट से एक ज्यादा कैंडिडेट मैदान में हैं। उम्मीदवार दिया भी है भारतीय जनता पार्टी ने। ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में जब भी इस तरह की चाल चलती है तो वो बस दिखाने के लिए नहीं बल्कि येन केन प्रकारेण वो हर सीट जीत जाने की जुगत भी करने लगती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इसी बात का डर है, राज्य की एक राज्यसभा सीट जीत जाने की गुंजाइश पर संकट का डर। खबर है कि इसीलिए कांग्रेस बैक टू होटल की रणनीति अपनाने जा रही है। कांग्रेस अपने विधायकों को एक होटल में जुटाकर रखने वाली है तब तक जब तक कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग ना हो जाए। लेकिन क्या होटल पॉलिटिक्स से कांग्रेस ये लड़ाई जीत पाएगी? क्योंकि उसके सामने हरियाणा का उदाहरण है जहां के विधायकों को हिमाचल प्रदेश के एक होटल में ठहराया गया था, फिर भी कांग्रेस के साथ खेल हो ही गया था। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, खबरगांव देख रहे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आगामी राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस की होटल स्ट्रेटेजी की। बताएंगे कैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरा कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी है। सबसे पहले समझिए ठोस अंकगणित। मध्य प्रदेश कोटा से 3 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। राज्यसभा चुनाव में पब्लिक वोटिंग तो करती नहीं है, वोट डालते हैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी एमएलए एमएलसी। तो पहले ही तय होता है कि किसी राज्य में एक सीट जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत है। यह तय होता है विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर। तो मध्य प्रदेश में क्या समीकरण बन रहा है वो जान लेते हैं। राज्य में कुल विधानसभा सीटें हैं 230। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 166 सीटों पर जीत हासिल की थी। 66 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, 1 सीट अन्य के खाते में। लेकिन फिलहाल विधानसभा की तस्वीर थोड़ी अलग है। बीना सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। सप्रे की विधायकी का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है। पार्टी बदलने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है जिसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। इसके बाद दतिया सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भाटी को एक आपराधिक मामले में कोर्ट से सजा मिली है। नतीजा विधायकी चली गई, दतिया सीट खाली है। यानी विधानसभा में फिलहाल 1 सीट खाली है, दतिया की सीट। तो मध्य प्रदेश में विधायकों की कुल संख्या बनती है 229। अगर निर्मला सप्रे को बीजेपी के खाते में जोड़ दें तो बीजेपी का आंकड़ा पहुंचता है 165 पर। कांग्रेस ने 3 सीटें गंवाई हैं तो उनकी संख्या हो जाती है 63। तो यह साफ हो गया कि राज्य में 229 विधायक हैं, राज्यसभा की सीटें खाली हैं मध्य प्रदेश में 3। राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला लगाएंगे तो 229 में 3+1 यानी 4 से भाग देना होगा। यह फॉर्मूला है कि कुल सीटों की संख्या में खाली सीटों में 1 जोड़कर भाग देते हैं तो भाग देने पर बनता है 57.25, लगभग 58। यानी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 58 विधायकों का प्रथम वरीयता वोट चाहिए। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी खूब आराम से 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए बीजेपी को 9 से 11 विधायकों की जरूरत पड़ेगी जो उनके पास नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसके पास 63 विधायक हैं। यानी कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रख ले जाए तो तीसरी सीट उसके नाम हो सकती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा कांग्रेस की सांसें तेज हो गई। डर घर कर गया कि कहीं 10-11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो राज्यसभा की सीट तो जाएगी ही, साथ में पार्टी के भीतर का खोखलापन भी सामने आ जाएगा, यानी नैरेटिव के लेवल पर भी नुकसान। अब जरा देखते हैं कि किस पार्टी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के पहले 2 उम्मीदवार हैं तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल। तीसरे कैंडिडेट हैं महेश केवट। महेश निषाद समाज से आने वाले नेता हैं। सूबे के सीएम मोहन यादव और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट जीतने के लिए ही उतारा है। कांग्रेस ने तीसरी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार बनाकर उतारा है मीनाक्षी नटराजन को।
कांग्रेस की मुश्किलें मीनाक्षी नटराजन के नाम ने भी बढ़ाया है। नटराजन के नाम पर कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं हैं। नटराजन के नाम का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ज्ञानचंदानी का मानना है कि पार्टी को राज्यसभा में दोबारा दिग्विजय सिंह को भेजना चाहिए था। दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान होता तो चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी ने दिग्विजय सिंह का पत्ता काट दिया। ज्ञानचंदानी के मुताबिक अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस आलाकमान को बखूबी इसका इल्हाम है कि सूबे में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसीलिए तैयारी है कि विधायकों को एकजुट रखा जाए। कोशिश हो रही है कि पार्टी के विधायक बीजेपी के संपर्क में ना आ सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी अपने विधायकों को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के किसी होटल में भेजने की तैयारी कर चुकी है। 8 जून के ही दिन विधायकों को अपना बस्ता पैक करने के लिए मैसेज भेज दिया गया था। खबर के मुताबिक विधायकों को बताया गया है कि अगले 9 दिनों तक उन्हें बेंगलुरु में ही ठहरना होगा। 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उसी दिन खास इंतजाम के तहत विधायकों को वापस बुलाया जाएगा। लेकिन क्या इस स्ट्रेटजी के जरिए कांग्रेस अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोक पाएगी? क्योंकि उनके सामने हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव का उदाहरण भी है। पत्रकार आदेश रावल ने एक्स पर लिखा है कि क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस अपने मध्य प्रदेश और झारखंड के विधायकों को दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेजा गया था, फिर भी क्रॉस वोटिंग हुई। खरीदने वाले और बिकने वालों के तार पहले ही जुड़ जाते हैं। यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होने वाली थी। वोटिंग से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा था। पार्टी ने सतर्कता दिखाई, अपने विधायकों को 2 बसों में सवार किया और हिमाचल प्रदेश भेज दिया। शिमला के कुफरी इलाके में एक रिजॉर्ट में सभी विधायकों को वोटिंग तक ठहराया गया। इसके बाद आया वोटिंग का दिन। सारे विधायक लौटकर हरियाणा आए, वोटिंग हुई। नतीजे आए तो पता चला कि कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने वोटिंग के ठीक 2 दिन बाद ही अपने उन विधायकों का नाम जारी कर दिया था जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। अप्रैल के महीने में पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 5 विधायकों को इसी मामले में सस्पेंड किया था। लेकिन सबक क्या मिला? यही कि रिजॉर्ट में घेराबंदी करना भी कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग से बचने की गारंटी तो नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में है नहीं। 63 विधायक हैं उसके पास। 5-6 विधायकों ने भी अगर खेल कर दिया तो कांग्रेस एक भी राज्यसभा सीट जीत नहीं पाएगी। तो अब कांग्रेस के पास क्या रास्ता है? जो रास्ता है वो तात्कालिक नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी के भीतर जितने गुट हैं वो सब किसी एक रास्ते पर तो नहीं ही हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, जितने नाम उतने खेमे। हर खेमे के पास कुछ विधायक हैं और कुछ स्कोर हैं। तो कौन सा खेमा किस विरोधी खेमे से स्कोर सेटल कर ले जाए, कहा नहीं जा सकता है। फिलवक्त तो कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की यही चिंता होगी कि विधायकों को बचाया जाए, बीजेपी से दूर रखा जाए और हरियाणा रिपीट ना होने दिया जाए। लेकिन क्या उनकी ये कोशिश कामयाब होगी? ये पता चलेगा 18 जून को, जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरगांव देखते रहिए। कैमरे के पीछे तौफीक थे। मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।